गुड आफ्टरनून बच्चों। आपकी 11th क्लास की हिंदी आरोह का हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं आज, आत्मा का ताप है ना। इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग सब ध्यान से अपनी किताब देख लो, सामने रखो और इस पाठ को समझो। इस पाठ के जो लेखक है, इनका फ़ोटो आपको दिख रहा है ना। इनका नाम क्या है? रज़ा, सैयद हैदर रज़ा। तो ये जो उनका जो जीवन परिचय है, इसके अलावा जो चीज़ें हैं, जीवन परिचय नहीं पूछा जाता है, बाकी जो चीज़ें हैं वो आप लोग पढ़ लेना एक बार, है ना। जैसे कलाकृतियाँ हैं इनकी, भारतीय चिंतन का केंद्र बिंदु है इनकी कलाकृतियाँ, है ना। यहाँ यह गौरतलब है कि बिंदु की तरफ उनका झुकाव उनके स्कूली शिक्षक नंदलाल झरिया ने कराया था। मतलब उन्होंने जो बिंदु, मतलब जो कलाकृतियाँ उन्होंने बनाई हैं, है ना, उसका श्रेय किसको जाता है? उनके स्कूल के शिक्षक को जाता है। तो ये स्कूल के शिक्षक मतलब कितना व्यक्ति के जीवन में प्रभाव डालते हैं, ये आप देखो। रज़ा की कला और व्यक्तित्व में उदात्तता है, उनकी कला में रंगों की व्यापकता और अध्यात्म की गहराई है। मतलब उन्होंने जो कलाकारी की है उसमें अध्यात्म है। अध्यात्म मतलब आत्मा से संबंधित बातें। हमारे शरीर में आत्मा है ना, हमारे हिंदू धर्म का ही ये सिद्धांत है। तो उसकी गहराई है। इनकी कला को भारत और दूसरे देशों में काफ़ी सराहा गया है ना। ये तो इनके मतलब व्यक्तित्व के बारे में है। यहाँ दिया गया जो पाठ है, उस पाठ का नाम क्या है? आत्मा का ताप। पता है ना आपको इस पाठ का नाम? ये आपका गद्य खंड का आखिरी पाठ है। तो ये जो पाठ दिया गया है, ये हैदर रज़ा की आत्मकथात्मक पुस्तक। आत्मकथात्मक मतलब जिसमें अपनी आत्मा के बारे में बताया है। आत्मा का ताप का एक अध्याय है। इसका अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद मधु बी जोशी ने किया है। मतलब अंग्रेजी में इन्होंने लिखा था, उसका हिंदी अनुवाद मधु बी जोशी ने किया है। यहाँ रज़ा ने चित्रकला के क्षेत्र में अपने आरंभिक संघर्षों और सफलताओं के बारे में बताया है। चित्रकला के क्षेत्र में जो उन्होंने संघर्ष किए, कैसे उनको सफलता मिली, इस तरह की बातें उन्होंने इसमें अपनी आत्मकथा के रूप में जो पुस्तक है आत्मा का ताप, उसमें बताया है। एक कलाकार का जीवन संघर्ष और कला संघर्ष, उसकी सर्जनात्मक बेचैनी, अपनी रचना में सर्वस्व झोंक देने का उसका जुनून, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत रोचक व सहज शैली में उभर कर आई है ना। मतलब एक कलाकार का जो जीवन होता है, उसकी सर्जनात्मक बेचैनी, मतलब जो वो रचना करना चाहता है और अपनी रचना में वो सब कुछ डाल देना चाहता है, उसका एक जुनून होता है, उसमें एक उमंग होती है, ये उसमें उन्होंने किताब में बताई है। ठीक है, अब अपन पाठ शुरू कर रहे हैं। नागपुर स्कूल की परीक्षा में मैं कक्षा में प्रथम आया। 10 में से 9 विषयों में मुझे विशेष योग्यता प्राप्त हुई। इसमें मुझे बड़ी मदद मिली। पिताजी रिटायर हो चुके थे, अब मुझे नौकरी ढूंढनी थी। मैं गोंदिया में ड्राइंग का अध्यापक, गोंदिया एक शहर का नाम है, वहाँ पर वो ड्राइंग के टीचर बन गए। महीने भर में ही मुझे बम्बई में जे स्कूल ऑफ आर्ट में अध्ययन के लिए मध्य प्रांत की सरकारी छात्रवृत्ति मिली। मतलब मुझे जो है स्कॉलरशिप मिली गवर्नमेंट की तरफ से। यह सितंबर 1983 की बात है, मतलब 1943 की बात है। मैंने अमरावती के गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल से त्यागपत्र दे दिया। जब तक मैं बम्बई पहुंचा, तब तक जे स्कूल में दाखला बंद हो चुका था। मतलब मेरा वहाँ पे प्रवेश नहीं हुआ। दाखला मतलब प्रवेश। मैं जब बम्बई स्कूल में जाने लगा तो वहाँ बंद हो गया था। दाखला हो भी जाता तो उपस्थिति का प्रतिशत पूरा न हो पाता। मैं वहाँ नहीं जा पाया, उपस्थिति अपनी पूरी नहीं कर पाया, इसलिए छात्रवृत्ति वापस ले ली गई। जो स्कॉलरशिप मुझे दी थी उन्होंने पढ़ाई के लिए, वो उन्होंने वापस ले ली। सरकार ने मुझे अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी देने की पेशकश की। मैंने तय किया कि मैं लौटूंगा नहीं। अकोला महाराष्ट्र की एक नगरी का नाम है, तो उनको वहाँ नौकरी देने का सरकार ने तय किया। बम्बई में ही अध्ययन करूँगा। उन्होंने सोच लिया था
कि मैं बम्बई में ही पढ़ाई करूँगा। मुझे शहर पसंद आया, वातावरण पसंद आया, गैलरियाँ और शहरों में अपने पहले मित्र पसंद आए। और भी अच्छी बात यह हुई कि मुझे एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में डिज़ाइनर की नौकरी मिल गई। यह स्टूडियो फिरोज शाह मेहता रोड पर था। मतलब उनको स्टूडियो में एक डिज़ाइनर की नौकरी मिल गई। यह स्टूडियो फिरोज शाह मेहता रोड पर था। एक बार फिर कड़ी मेहनत का दौर चला। करीब साल भर में ही स्टूडियो के मालिक श्री जलील और मैनेजर ने मुझे मुख्य डिज़ाइनर बना दिया। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मैं दफ्तर में काम करता। फिर मैं अध्ययन के लिए मोहन आर्ट क्लब जाता और फिर जेकब सर्कल, जहाँ भाई के परिचित एक टैक्सी ड्राइवर ने मुझे रहने की जगह दे रखी थी। मतलब एक टैक्सी ड्राइवर के यहाँ वो रहते थे, पढ़ने के साथ साथ पढ़ाते, मतलब वो डिज़ाइनर का काम भी करते थे। यानी उनका सुबह से शाम तक उनका जीवन कैसा हो गया, कड़ी मेहनत की, पढ़ना भी है और काम भी करना है। और किसी ने उनको जगह रहने के लिए दे रखी है। तो उसने कहा कि मैं तो टैक्सी रात को ही चलाता हूँ, तो तुम वहाँ सो सकते हो। मतलब बेचारे ने उसने उनको रहने को जगह दे दी। वह दिन में कमरे पर लौटता। यह छोटा सा कमरा जेकब सर्कल 7 रास्ता में पहली मंजिल पर था। एक रात जब 9:30 बजे मैं कमरे पर पहुंचा तो हमारे दरवाजे पर एक पुलिस वाला खड़ा था। उसने कहा कि तुम अंदर नहीं जा सकते, यहाँ हत्या की वारदात हुई है। हम लोग कभी भी राजनीति या किसी भी तरह की ऐसी संदिग्ध गतिविधियों में शामिल नहीं हुए थे। मेरी तो अक्ल गुम हो गई। मैं तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर कमिश्नर से मिला। उन्हें बताया कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, जेकब सर्कल में रहता हूँ। मेरे कमरे के बाहर पुलिस वाला खड़ा है, मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा है। उन्होंने बताया कि मेरे टैक्सी ड्राइवर मित्र राल्फ पर या मुझ पर शक नहीं है। राल्फ की टैक्सी में किसी ने एक सवारी की छुरा मारकर हत्या कर दी थी। मतलब जिस टैक्सी ड्राइवर के यहाँ वो रहते थे, वो उसकी सवारी थी और उसकी किसी ने हत्या कर दी थी। अगले दिन मैंने जलील साहब को राम कहानी सुनाई तो उन्होंने मुझे आर्ट डिपार्टमेंट में कमरा दे दिया। मैं फर्श पर सोता। वे मुझे रात 11-12 बजे तक गलियों के चित्र या और तरह तरह के स्केच बनाते देखते। कभी कभी वे कहते कि तुम बहुत देर तक काम करते रह गए, अब सो जाओ। कुछ महीने बाद उन्होंने मुझे एक बहुत शानदार ठिकाना देने की पेशकश की। उनके चचेरे भाई के 6ठी मंजिल के फ्लैट का एक कमरा, उसमें 2 पलंग पड़े थे। उनकी योजना यह थी कि अगर मैं उनके यहाँ काम करता रहा तो मुझे कला विभाग का प्रमुख बना दिया जाए। मतलब जिनके यहाँ मैं काम करता था उन्होंने मुझे ऐसे कमरे में जगह दे दी और अगर उनके यहाँ काम करता रहा तो वो मुझे कला विभाग का प्रमुख बना देंगे। मैं जेकब सर्कल का 7 रास्ते वाला घर और उसका गलीज वातावरण छोड़कर नए ठिकाने पर आ गया और पूरी तरह अपने काम में डूब गया। इसका परिणाम यह हुआ कि 4 बरस में 1948 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक मुझे मिला। इस सम्मान को पाने वाला मैं सबसे कम आयु का कलाकार था। मतलब मुझे कौन सा सम्मान मिला। अब आप लोग ये जो मेन चीज़ें हैं इसको अंडरलाइन कर लिया करो, ताकि आपको बाद में जब आप लेसन पढ़ते हो तो ये सब ऑब्जेक्टिव में आने लायक चीज़ें हैं, क्वेश्चन आंसर में आने लायक चीज़ें हैं, ये आपको समझ में आ जाए। तो बॉम्बे आर्ट्स सोसाइटी का उनको क्या मिला, गोल्ड मेडल मिला, है ना। ये पहले व्यक्ति थे, सबसे कम आयु के कलाकार थे। 2 बरस बाद मुझे फ्रांस सरकार की छात्रवृत्ति मिल गई। मतलब उसके बाद तो उनको फ्रांस में क्या मिल गई, स्कॉलरशिप मिल गई। मैंने खुद को याद दिलाया, भगवान के घर देरे अंधेर नहीं है। मतलब उन्होंने अपने आप को क्या दिया, दिलासा दिया कि देखो भगवान ने देर सवेर सुन ली। पहले 2 चित्र नवंबर 1943 में आर्ट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी में प्रदर्शित, आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है उसमें प्रदर्शित हुए। उद्घाटन में मुझे आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि मैं जाना माना नहीं था। अगले दिन मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रदर्शनी की समीक्षा पढ़ी। मतलब एक प्रदर्शनी हुई थी, उसमें वो नहीं जा पाए तो कला समीक्षक के रूप में उनको वहाँ मिला। अब अपन आगे का जो चैप्टर है वो हम बाद में पढ़ेंगे। इतना मैंने आपको जो पढ़ाया है वो आप रीडिंग लगाओ और मैं क्वेश्चन आंसर की लिंक भी आपको भेजूंगी।
आप लोगों से बहुत सी बातें मुझे करना है। देखो, आप लोग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक जितने भी लेसन हुए हैं, अपने एक भी लेसन को याद करके आपने वीडियो बनाकर नहीं भेजा है। जिस तरह से हम वीडियो बनाकर भेज रहे हैं, जैसे आप भी याद करके कम से कम सप्ताह में एक बार तो वीडियो भेज ही सकते हो याद करके। तो फिर आप क्यों नहीं भेज रहे हो वीडियो बना के? हर लेसन का आप याद करते हुए वीडियो बनाओ और मुझे भेजो, क्योंकि अब अपना रिवीजन का टाइम आ गया है। अब ये दिसंबर का महीना आ गया है। दिसंबर में 15 जनवरी तक अपना कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके पहले ही हो जाएगा, क्योंकि अब ये अपना आखिरी लेसन है। उसके बाद पद्य के 1-2 लेसन है और फिर उसके बाद अपन ग्रामर कर लेंगे। ग्रामर भी कई मैंने भेज चुकी हूँ मैं, और मैं समझा दूँगी आपको ग्रामर। इस तरह से अपना 15 जनवरी तक कोर्स समाप्त हो जाएगा और फिर उसके बाद हम रिवीजन करेंगे। तो आप लोगों की तरफ से अब वीडियो आने चाहिए। एक एक लेसन के हर लड़की वीडियो बनाओ और भेजो, क्योंकि प्रिंसिपल ने कहा है कि मैं हर एक लड़की का वीडियो देखूंगी। तो आप लोग मुझे भेजोगे, मैं स्कूल नंबर पर भेजूंगी। समझ में आ गई बात? दूसरी बात ये कि हाफ ईयरली में तो आपने घर से परीक्षा दे दी, अब एनुअल एग्ज़ाम आपकी स्कूल में होगी, तो फिर वो आपको मन से लिखना पड़ेगा। इसलिए आप ये मत सोच के चलो कि हम ऐसे ही परीक्षा दे के पास हो जाएंगे, है ना। ये आपका नया कोर्स है, 11th में नया कोर्स आया है NCERT का। तो इसमें जो 6 मंथली में जैसे आपने पेपर दिया, उसी पैटर्न का पेपर पूछा जाएगा, है ना। तो इसी पैटर्न की आप तैयारी करना, और जो लेसन आपको नहीं समझ में आया है, जो फिर से समझाना है, वो हम रिवीजन में फिर से लेंगे। और मैं आपको एक एक बार फिर से, हो सकता है जो शुरू के लेसन में अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ, वो मैं आपको फिर से समझाऊँगी, है ना। आप बिल्कुल चिंता मत करना कि मैडम की तरफ से कोई कमी रहेगी, बस आपको ही अच्छे से पढ़ना है। हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपके 500 नंबर में से 100 नंबर हिंदी का पेपर सबसे पहले उसी के मार्क्स रहते हैं। आपकी मार्कशीट 11th की मायने रखती है। उसमें अगर आप 100 में से 80 नंबर लाते हो तो डिस्टिंक्शन लिखा हुआ आएगा उस नंबर के आगे सब्जेक्ट के। तो इस मार्कशीट को अच्छा बनाने के लिए आपको हिंदी को भी उतना ही अच्छे से पढ़ना होगा। ये आप मत सोचो हिंदी हम एक दिन में पढ़ लेंगे। अगर एक दिन में पढ़ोगे तो नंबर भी वैसे ही आएंगे, फिर पासिंग मार्क। तो आपको अच्छा लगेगा कि आपकी मार्कशीट में सबसे ऊपर हिंदी और उसमें 100 में से 40 या 45 नंबर आए, तो आपकी मार्कशीट बहुत कमज़ोर हो जाएगी, है ना। इसलिए आपको हिंदी, और लोग कहते हैं हिंदी में ही जब अच्छे नहीं आए तो बाकी में क्या है। तो इसलिए हिंदी में तो अच्छे नंबर लाना आपको बहुत ज़रूरी है। 90 तक आप नंबर हिंदी में ला सकते हो, क्योंकि बहुत इजी है और हम बहुत इजी वे में आपको पढ़ा रहे हैं। आपको किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप बार बार पूछो, आप पढ़ो। खुद पढ़ोगे तो ही डिफ़िकल्टी समझ में आएगी ना आपको। आप खुद पढ़ो, एक एक लेसन अच्छे से पढ़ो। जैसे कहानी पढ़ते हैं, अधिकतर तो इसमें कहानियाँ ही हैं, और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। कबीर, मीरा, प्रकृति चित्रण, ये सब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बहुत ऐसी नहीं है आपके लिए, है ना। तो आपको बार बार ये कह रही हूँ मैं, हर लेसन पढ़ो, पढ़ के प्रश्नोत्तर याद करो। लिंक आप वीडियो की मतलब बना के हमको वीडियो भेजो कि हम याद कर रहे हैं। कम से कम सप्ताह में एक बार हिंदी का वीडियो हर लड़की बनाकर भेजे। और पहली बात तो ये है कि आप वीडियो देख रहे हो कि नहीं, हमको यही नहीं मालूम पड़ रहा है क्योंकि हम देखते हैं वीडियो के व्यूअर्स बहुत कम हैं। तो आप कृपा करके खुद देखो और अपनी सहेलियों को बोलो कि मैडम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप वीडियो देखो, वीडियो देखकर खुद पढ़ो। जब वीडियो देखोगे तभी आपका इंटरेस्ट जगेगा पढ़ने में, नहीं तो आपको लगेगा किताब पता नहीं क्या है। वीडियो देख के समझो आप हमारी मेहनत क्यों बेकार कर रहे हो। हम इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो आप सीरियस हो जाओ। दिसंबर का महीना आ चुका है ना। अब 15 दिन दिसंबर के बचे हैं, उसमें अच्छी मेहनत करके पढ़ लो तो ये आपका पूरा साल सार्थक हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? अपनी सहेलियों को भी जागरूक करो। अगर आपके पास मोबाइल की समस्या है तो आप रात को
ज़्यादा समय तक जग कर पढ़ लो, कुछ समय की बात है। और कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे बोलो, हम आपको करवाएंगे। आप स्कूल आके भी अपनी डिफ़िकल्टी सॉल्व कर सकते हो, है ना। किसी भी तरह से आप यदि करना चाहो तो आपके लिए बहुत रास्ते हैं, और नहीं करना चाहो तो बहुत बहाने भी हैं, है ना। तो देखना आपको है। अब मैं रख रही हूँ अपना, अब अगला अपन पढ़ेंगे बाद में।